नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आयुर्वेद की पाठशाला चैनल पर। वीडियो को लाइक कमेंट करें एवं शेयर जरूर करें आयुर्वेद ग्रुप्स में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, जिससे कि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल आयुर्वेद पाठशाला के साथ और आप ट्यून कर चुके हैं आयुर्वेद की पाठशाला चैनल। तो जैसा कि हमने रस के बारे में पहला एक पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं और हमने उसमें रस शब्द की उत्पत्ति वगैरह, निरुक्ति और ये रस निकालने की विधि, लक्षण, रस का ज्ञान, आधुनिक मत इसके और भी काफ़ी कुछ पढ़ा हुआ है। और देखिएगा आगे रसों का परिकरण ये सब पढ़ चुके हैं हम लोग। ठीक है, रसों का पंचभौतिक संगठन जो कि इम्पोर्टेंट है ये भी पढ़ चुके हैं। रसों के गुण जो हैं ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। अब रस के लक्षण भी हमने पढ़ लिए थे, डिस्कस कर लिए थे। तो उसी क्रम में ये पूरा एक पार्ट था और लास्ट में हमने कहाँ पे ख़त्म किया था? हमने यहीं ख़त्म किया था लास्ट में, जो कि यहाँ पे कसाय रस को घृत या क्षीर के साथ देना चाहिए। अब चलिए बढ़ लेते हैं आगे। अब रसों के कर्म के बारे में देखते हैं। ठीक है, रसों के कर्म क्या हैं? अब सीधी सी बात, रस के कर्म हमें पढ़ने हैं। तो अब देखिए, रस का नाम, संस्थानिक कर्म, दोष कर्म, धातु कर्म और मलोपय कर्म हम सब जगह पढ़ेंगे। अब देखिए, जैसे मधुर रस है तो क्या करेगा? भ्रंगण करेगा, जीवनी है और बल और आयुष। ठीक है, और दोष के हिसाब से क्या करेगा? वात पित्त सामक है और कफ वर्धक है, कफ को बढ़ाएगा और वात पित्त को कम करेगा। ठीक है, और धातु कर्म के हिसाब से सर्व धातु तर्पण, धातुओं का तर्पण करेगा, स्तन्यवर्धन करेगा। और मलों पर कर्म क्या है? सृष्ट विड़ मूत्रा मारुतः। ठीक है, अब देखिए अम्ल पढ़ लेते हैं। अम्ल में क्या है? रोचन करेगा, दीपन, पाचन, अनुलोमन, अवश्य। ठीक है, और बात समन करेगा और पित्त वर्धक है। भ्रंगण करेगा और शुक्र है धातु कर्म में। और जो मलों पर कर्म क्या है? सृष्ट विड़ मूत्र मारुतः। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखिएगा लवण। तो लवण में क्या है? ये संस्थानिक कर्म क्या है? क्लेदन, दीपन, पाचन, छेदन, वेदन, शुक्रगण। ठीक है, और जो दोषों पे कर्म क्या है? वात सामक है, कफ पित्त वर्धक है। और धातुओं का कर्म क्या है? धातु शैथिल्यकर, धातुनाशक, दौर्बल्यकर। और जो मलों पर कर्म क्या है? सृष्ट विड़ मूत्र मारुतः। ठीक है, तोड़ेगा मतलब सृष्ट विड़ मूत्र, तो मूत्र और विड़ को क्या करेगा? तोड़ेगा, सृष्ट करेगा। ठीक है, अब देखिए कटु में क्या है? मुक्षोधन, दीपन, पाचन, लेखन और ग्राही। ठीक है, ये आपके हो गए संस्थानिक कर्म। और जो दोष पे कर्म क्या रहेंगे? कफ सामक, वात पित्त वर्धक। और धातु लेखन, धातुनाशक, ये क्या हो गए? धातुओं पर कर्म। और बद्ध, विड़, मूत्र मारुतः। ठीक है, ये मूत्र और विड़ को क्या करेगा? वध मतलब बांधेगा, बांधने का कार्य करेगा। मलों पर कर्म ये हो गए आपके। ठीक है, अब देख लीजिए आगे। तो तिक्त रस। अब तिक्त रस में क्या है? तो तिक्त रस की अगर बात करते हैं तो तिक्त रस में क्या है? दीपन, पाचन, रोचन, कृमिण, ज्वरहन और विषग्न। ठीक है, ये इसके संस्थानिक कर्म है। और बात कर कफ पित्त हर, ये इसके क्या हैं? दोष कर्म। अब देखते हैं ये धातुओं पे क्या है? धातु मेदो, वसा, मज्जा, शोषण और अवश्य ये करेगा। और बिड़ मूत्र मारुता। ठीक है, अब आगे देखते हैं। कसाय क्या है? कसाय क्या करेगा? स्तंभन करेगा, शोषण करेगा, रोपण, संधानीय, अवश्य। ये तो संस्थानिक कर्म इसके हो गए। और दोषों पे कर्म क्या रहेंगे? पित्त, कफ, हर और बात कर। तो और उसके ये धातु पे कर्म क्या होंगे? लेखन करेगा, सर्व धातु का शोषण करेगा। और जो मलोप कर्म क्या रहेंगे? विद्य, बिड़, मूत्र मारुतः। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ से थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन थोड़ा सा अगर आप एक दो बार गौर करेंगे इन चीज़ों पे तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। क्योंकि अगर आपको इसका मतलब पता है, आपको एक टर्म का मतलब पता है, एक शब्द का मतलब पता है, तो आप काफ़ी कुछ समझ सकते हैं आयुर्वेद में। अगर आपको शब्दों का मतलब ही नहीं पता होगा, शब्दों का खेल है आयुर्वेद में, क्योंकि शब्द ही एक मेन है। अब चलिए बात कर लेते हैं रसों के संस्थानिक कर्म। तो रसों के संस्थानिक कर्म में क्या है? जैसे अब संस्थानिक कर्म में ही अंदर घुसते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या है? रस, सीधी सी बात है, रस और नाड़ी संस्थान क्या रहेगा? पाचन वह, श्वसन वह, रक्त वह, मूत्र वह और प्रजनन वह। तो हम इस चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, संस्थानिक कर्मों में अगर मधुर है तो षडेंद्रीय प्रसादन होगा, पाचन वह में अनुलोमन होगा और कंठ
कंठ होगा, और रक्तवाह में हृदय होगा, और मूत्र में मूत्रल और ब्रश भी है। ठीक है, ये बढ़ाते हैं जीवों को। ठीक है, और अम्ल में क्या है, अम्ल में नाड़ी संस्थान में कुछ नहीं है। पाचन व्यय में दीपन, पाचन, अनुलोमन, और श्वसन व्यय में कफवर्धक, और रक्त व्यय में हृदय, और मूत्र में मूत्रल बढ़ाएगा मूत्र को, शुक्र को भी करेगा। ठीक है, अब देखते हैं लवण में। तो लवण का क्या है, नाड़ी संस्थान कुछ भी नहीं है, और इसमें क्या है, पाचन व्यय में दीपन, पाचन, लाला, स्राव, जनक, और श्वसन व्यय में श्लेष्मर, और रक्त व्यय में रक्तकोपक, और मूत्र व्यय में मूत्रल है, और प्रजनन व्यय में शुक्र हन है। ठीक है, अब देखिएगा आगे बढ़ते हैं। तो आगे कटु आ जाता है। कटु क्या है, कटु क्या करेगा, संज्ञा स्थापन, दीपन, पाचन, और कफग्न, हृदय उत्तेजक, मूत्र संग्रहणी, और अवृश्य। और तिक्त क्या करेगा, तिक्त कुछ भी नहीं इसमें दे रखा है। ठीक है, या कहते हैं तो षडेंद्रिय प्रसादन बोल सकते हैं, या संज्ञा स्थापन बोल सकते हैं, लेकिन कंफर्म नहीं है तो इसलिए नहीं कह सकते ना। तो दीपन में क्या है, ये दीपन करेगा, और क्या, आम पाचन करेगा, और कफग्न करेगा, स्तंभन, अधव्य, और मूत्र संग्रहणी है ही, और अवृश्य। ठीक है, कषाय में क्या है, कुछ भी नहीं है, तो मतलब क्रॉस ही समझिएगा इनको। ठीक है, तो उसके बाद स्तंभन करेगा, कफग्न, अहृद, और मूत्र संग्रहणी, अवृश्य। ठीक है, तो इसी प्रकार से क्या हो गए, ये संस्थानिक कर्म हो गए, रसों के संस्थानिक कर्म। अब चलिए बढ़ लेते हैं आगे। अब रसों के अतियोग से उत्पन्न होने वाले रोग। जैसे हमने कोई भी रस ज़्यादा खाया तो उसका अतियोग हो गया, हीन योग हो गया, अतियोग, ये आपने सुने होंगे शब्द। ठीक है, तो ऐसे करके अगर ये हम अतियोग करते हैं तो उसमें कौन कौन से रोग होते हैं। अब देखिए, जैसे मधुर खाया तो इस क्या आएगा, स्थौल्य, मार्दव, आलस्य, अधिस्वप्न, गौरव, अरुचि, श्वास, कास, अलसक, आना, बमन, कृमि। ठीक है, अब देखिए अगर जैसे अम्ल का अति सेवन कर लिया तो क्या होगा, दंतहर्ष। ये एक बार से नहीं कुछ होता है, काफ़ी बार अगर करते हैं अतियोग, बार बार लेते रहते हैं, तब ऐसा होता है। दंतहर्ष, तृष्णा, रोमांच, पित्त वृद्धि, रक्तदोष, शोथ, छत, पाक, कंठ, हृदय में दाह, मांस विदा, एक्सेट्रा। अब लवण में देख लेते हैं, पित्त प्रकोप, रक्त वृद्धि, तृष्णा, मूर्छा, संताप, विष, कुष्ठ, मांसकोथ, नपुंसकता, इंद्रियनाश, विसर्ग। अब आगे बढ़ लेते हैं, आगे देखते हैं कटु तिक्त कषाय का। तो कटु तिक्त कषाय का देखते हैं। तो कटु में क्या, नपुंसकता, मूर्छा, ग्लानि, कृशता, भ्रम, दाह, दुर्बलता, तृष्णा, कंप, शरीर के अंगों में सूल, बात, पित्त विकार, एक्सेट्रा। अब तिक्त में क्या है, धातु शोष, स्रोतों में खरत्व, दौर्बल्य, कार्य, ग्लानि, मूर्छा, भ्रम, मुक्षोष। अब कषाय में देखते हैं, मुक्षोष, हृदयशूल, और आदमान, स्वरभेद, श्रुतो विबंध, नपुंसकता, विष्टम्भ, कार्य, तृष्णा, स्तंभन आदि। ठीक है, अर्धि। ठीक है, अर्धित। तो ऐसे हो सकते हैं, तो इनके अतियोग से ये रोग हो गए। अब देखिए आगे पढ़ते हैं, जैसे गुड़ के तरतम भाव। ठीक है, अब देखिए जैसे गुड़ है कोई, अब गुड़ का जो गुरु अगर है तो प्रवर में क्या आएगा, मधुर, मध्यम में कषाय, अवर में लवण, लघु में क्या है, तिक्त, कटु, अम्ल, शीत में क्या है, मधुर, कषाय, तिक्त, उष्ण, लवण, अम्ल, कटु, स्निग्ध, मधुर, अम्ल, लवण, रुक्ष में क्या है, कषाय, कटु, तिक्त। ठीक है, आगे चलिए आगे बात करते हैं। सृष्टि में सृष्टि उत्पत्ति अनुसार षड्रसों की उत्पत्ति निम्नानुसार हुई है। रस निवृत्ति हेतु पहला चरण। अब देखिए, तिक्त रस की उत्पत्ति आकाश और वायु से हुई है। अब इसमें वायु मेन है तो इसलिए इसको क्या कहें, बाधदोष। अब कटु रस की उत्पत्ति वायु और अग्नि से हुई है, तो अग्नि है, जाहिर सी बात है पित्त दोष होगा। ठीक है, वायु को ज़्यादा माना नहीं गया। लेकिन अब देखिए थर्ड, लवण रस की उत्पत्ति जल और अग्नि है, तो सीधी सी बात है क्या है, अग्नि को बुझा देगा जल, तो कब दोष ऐसे याद कर सकते हैं। अब देखिएगा आगे, यह अस्थिर थे क्योंकि पृथ्वी महाभूत नहीं था। जिसमें पृथ्वी ही महाभूत नहीं है तो वो कहाँ पर रहेगा, एग्जिस्ट कैसे करेगा, कहाँ पर रहेगा, इसलिए वो मतलब ये अस्थिर थे। अब दूसरे चरण देखते हैं। तो दूसरे चरण में देखिएगा, दूसरे चरण में अब पहला मधुर रस की उत्पत्ति जल और पृथ्वी से हुई है, तो ये कफ दोष। ठीक है, अम्ल रस की उत्पत्ति पृथ्वी और अग्नि से हुई है, तो पित्त दोष। मैं बताता हूँ, अग्नि मतलब पित्त। अब देख
कसाय रस की उत्पत्ति वायु पृथ्वी बात दोष। एग्जाम्पल जैसे बटर, बटर में लवण और मधुर दोनों ही होते हैं। नींबू, नींबू का चार्ज होता है कटु और अम्ल दोनों ही होता है। अब ऋतु अनुसार रस उत्पत्ति, ऋतु के अनुसार क्या रस उत्पत्ति होगी। जैसे शिशिर ऋतु है तो कौन सा रहेगा, तिक्त, और तिक्त में आपको पता है महाभूत कौन सा अधिक होता है, कौन सा महाभूत होता है, वायु और आकाश। अब बसंत है तो कसाय रहेगा, तो कसाय में क्या, वायु और पृथ्वी। ग्रीष्म ऋतु में कटु रहेगा, वायु और अग्नि रहेगा। वर्षा और अम्ल, इसमें अम्ल रहेगा, रस की कौन सी रस की उत्पत्ति होगी, अम्ल की, पृथ्वी और अग्नि। शरद में क्या, लवण रहेगा, लवण में क्या, जल और अग्नि। हेमंत का क्या है, हेमंत में रसोत्पत्ति होगी मधुर की और उसमें पृथ्वी और जल रहेगा। अब चलिए बात कर लेते हैं रस की उपलब्धि के बारे में। अब देखिए रस की उपलब्धि क्या है। रसों का सामान्य ज्ञान, प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा रसो निपात्य द्रव्याणाम, अर्थात जीवा द्वारा निष्पात से रस का ज्ञान होता है। ये काफ़ी बार उसमें आई है और आपको कभी काफ़ी ग्रंथों में आपको मिलती रहेगी, जैसे चरक है, अष्टांग है, आपको काफ़ी काफ़ी जगह मिलेगी। ठीक है, रसों के विशिष्ट ज्ञान, तो विशिष्ट ज्ञान कैसे, अनुमान प्रमाण द्वारा, ठीक है, अनुमान लगा के। और रसों का प्रायोगिक ज्ञान आप्तोद्देश प्रमाण द्वारा। ठीक है, आपने काफ़ी अच्छी तरह पदार्थ विज्ञान पढ़ी होगी तो आपको पता होगा आप्तोद्देश प्रमाण क्या होता है। तो अब देखिएगा आगे, रस का रूपांतरण निम्नलिखित कारणों से एक दूसरे रस में बदल जाते हैं। जैसे देशानुसार, देश विशेष में कुछ द्रव्य का रस दूसरा होता है, यथा कुछ देशों में आम्लक फल मधुर होते हैं। जैसे देखिए हम लोग यहाँ खाते हैं तो क्या आंवला थोड़ा खट्टा सा रहता है, लेकिन कुछ जैसे 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 देश बदलते हैं तो उसमें आम्लक फल जो होता है वो क्या होता है, मधुर हो जाता है। ठीक है, अब एक कालानुसार, काल के प्रभाव से रस का रूपांतरण हो जाता है और कदली फल कसाय होता है, किंतु काल के प्रभाव से पकने पर मधुर हो जाता है। वैसे कदली फल कैसा रहता है, कसाय रस होता है, लेकिन काल के प्रभाव के कारण वो पकने पर क्या हो जाता है, मधुर हो जाता है। आम का आप उदाहरण ले सकते हैं, आम खट्टा रहता है लेकिन बाद में क्या हो जाता है, मीठा हो जाता है। अब देखिएगा ऋतु अनुसार रस उत्पत्ति, ऋतु अनुसार रस उत्पत्ति, तो इसी प्रकार, अच्छा ये मैंने पढ़ा दिया है तो दोबारा इसको नहीं पढ़ाएंगे, इतना हो गया है। अब देखिए पाकानुसार, अब पाकानुसार क्या है, अग्नि के संयोग से अनेक द्रव्यों का रस बदल जाता है। अब जैसे कोई भी चीज़ है, अगर आप कोई भी चीज़ आप पकाते हैं तो उसका टेस्ट चेंज हो जाता है। यथा इमली पकाने पर मधुर हो जाती है, जैसे इमली है, बताया उन्होंने कि इमली को क्या करेंगे, पकाते हैं तो क्या हो जाएगी, मधुर हो जाएगी। पात्रानुसार, पात्र विशेष के कारण भी रस बदल जाता है। यथा कांस्य पात्र में दही रखने से कटु हो जाता है, तो कांसे का जो पात्र होता है अगर उसमें दही रख देते हैं तो क्या हो जाता है, कटु रस का प्रधानता आ जाती है उसके अंदर। ठीक है, अब देखिए परिणाम का क्या है, द्रव्य का रूपांतरण होने पर रस भी बदल जाता है। यथा दुग्ध दधि में पड़त होने पर अम्ल हो जाता है। ठीक है, परिणाम जैसे अगर कोई भी चीज़ एक बन के दूसरी चीज़ बन जाती है तो परिणाम मिल जाता है तो उसका, तो फिर क्या हो जाता है, वो भी चेंज हो जाता है, देखिए अम्ल हो जाता है। अब देखिए संयोग का क्या है, तो किसी द्रव्य विशेष के संयोग में रसांतर की उत्पत्ति होती है। यथा चूने के संयोग से अम्ल चिंचा फल इमली मधुर हो जाती है। ठीक है, मतलब चूने के संयोग से क्या होता है, अम्लीता हटके और मधुर हो जाता है। अब देखिए आतप, कुछ द्रव्य धूप में सुखाने से रसांतर को प्राप्त होते हैं, तथा तुम्बरू फल कसाय है, जो तुम्बरू फल होता है वो क्या होता है, कसाय है, किंतु धूप के कारण मधुर हो जाते हैं, धूप के कारण मधुर हो जा रहे हैं। अभी रस का प्राधान्य, द्रव्य के प्रकरण में एक ही मत से द्रव्य का प्राधान्य बताया गया है। अब देखिएगा, अब प्राधान्य कौन कौन से, अधिकार प्रत्यक्ष के आधार पर, उपदेश के आधार पर, अनुमान के आधार पर, आगम के आधार पर, उपसंहार के आधार पर, व्यापत्ति निमित्त के आधार पर, अपदेश अनेक विषयत्व। ठीक है, और फिर जी देखिए नौमा, प्रवृत्ति निमित्ता आसुकारित्वा गुण व्यापदेश। ठीक है, अब रसभेद विकल्प क्या है, रसभेद के सूक्ष्म विचार अंशांश कल्पना को रसभेद विकल्प कहते हैं। अंशांश कल्पना से दोषों के 63 भेद किए गए हैं, जो धातु और मलों को संयोग से असंख्य हो जाते हैं। उसी प्रकार रसों के भी 63 भेद किए गए हैं, जो रस और अनुरस एक्सेट्रा की कल्पना से असंख्य हो जाते हैं। जैसे एक रस में क्या 6, और इसका एग्जाम्पल क्या है, नीम। द्वय रस का क्या है 15,
दो रस के उससे क्या कितने बनाएंगे कल्पनाएं 15। और जैसे कि एग्जाम्पल गोमूत्र, ठीक है। और त्रिक रस मतलब तीन, इसमें तीन रस होंगे, तीन रस से कितनी कल्पनाएं 20 बनाएंगी। और जो कि एरंड तेल मतलब एक ऐसी तीन रस त्रिक रस के अंतर्गत है ये एग्जाम्पल। अब देखिए चतुर्क रस में क्या है, 4 रस होते हैं और इसकी 15 कल्पना नहीं तिल। इसको आपको काफ़ी अच्छी तरह पढ़ने को मिलेगा चरक संहिता पूर्वार्ध में आपको इसको पढ़ने को मिलेगा। और पंचक रस में 6, तो कच्चे करौंदे के साथ मिला हुआ भुना बैगन। और षटक रस 6 रस हो जाते हैं, तो उसकी एक कल्पना बनती है काले हिरण का मांस। तो कुल मिला के जो बनती हैं वो कितने हैं 63। तो 63 आपको याद रखना है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा रसों का औषधीय प्रयोग, तो रस का औषधीय प्रयोग कहाँ कहाँ है, तो देखिए मधुर जैसे रस लेते हैं तो उसका औषधीय प्रयोग क्या है, वात पित्त शमन है। और मधुर रस भृंगण एवं बल्ल होने से दुर्बल को दूर करता है, ठीक है। तो बल होने के कारण दुर्बल को दूर करता है। उदाहरण में क्या है शतावरी, ठीक है। तो अम्ल हो गया, अम्ल में क्या है वात शमन, रोचन, दीपन पाचन होने, अग्निमंद, अजीर्ण में प्रयुक्त होता है। और जैसे उदाहरण में क्या है नींबू के रस की भावना या सहपान, साथ में खाना नींबू को। तो अब देखिए लवण की बात करते हैं, लवण में क्या है वात शमन, दीपन पाचन में उपयोगी। तो भास्कर लवण और सैंधव लवण इसके उदाहरण हैं। अब देखिएगा आगे कटु, तो कटु क्या है कफ शमन, दीपन पाचन, उष्णता के कारण प्रतिशाय, कास, बास, श्लेष्मिक ज्वर। हिंगोष्टक चूर्ण इसका एग्जाम्पल है। अब देखिए तिक्त में क्या है पित्त कफ शमन, ज्वर, रक्त विकार, कुष्ठ। पटुलादिक्वात अम्ल पित्त के लिए उत्तम, ठीक है। अब देखिए कषाय में क्या है पित्त कफ शमन, स्तमन होने के कारण अतिसार, रक्त पित्त आदि में द्रव्यपुरीस तथा रक्तस्राव को रोकने के लिए इसका प्रयोग होता है। एग्जाम्पल क्या है धातकी के पुष्प होते हैं। तो आज का लेक्चर, अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, दोस्तों शेयर करिएगा, आयुर्वेद ग्रुप्स में शेयर करिएगा, जिससे कि एक हमें मोटिवेशन मिले और भी हम वीडियो आपके समक्ष ला पाएँ। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। और अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो प्लीज़ आपने सब्सक्राइब बटन दबा रखा है और लेकिन बेल आइकन दबाने वाले ऑल नोटिफिकेशन जरूर क्लिक कीजिए, जिससे नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। तो ठीक है, मिलता हूँ एक नई वीडियो में नई चीज़ के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।